नमस्कार साथियों, मैं हूँ स्मिता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12th के लिए NCERT की बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का 2nd यूनिट का 4th चैप्टर मानव विकास। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हम देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है, अर्थात हम समझ सकते हैं कि वृद्धि जो है वो क्वांटिटेटिव है। जैसे कि हम देखें, एक टोकरी में एप्पल देखें तो उनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि विकास जो है ये क्वालिटेटिव है, इसकी क्वालिटी को से ही हम किसी चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे हम एक कप चाय पी रहे हैं तो चाय में शुगर कम है या ज़्यादा है, इसको हम शुगर को काउंट करके नहीं समझ पाएंगे, हम उसको टेस्ट करके समझ पाएंगे कि चाय की क्वालिटी कैसी है, कम शुगर वाली है या ज़्यादा शुगर वाली है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका चिन्ह धनात्मक, यानी कि वृद्धि का चिन्ह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। सन 2001 की जनगणना अगर हम देखें, तब भारत की जनसंख्या कितनी थी? 102 करोड़ थी, ठीक है। लेकिन अब जो है सन 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई। यानी कि इसकी जो वृद्धि है उसको वह धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी। जैसे कि जनसंख्या बढ़ी है तो इसमें धनात्मक वृद्धि हुई है, ठीक है। जबकि विकास है में सिर्फ सकारात्मक वृद्धि ही होती है। जैसे हम देखेंगे कि 2001 में भारत की सड़कों की स्थिति कैसी थी? टूटी फूटी थी, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बनी थी या नहीं बनी थी। बट 2011 में उन्हीं सड़कों की स्थिति अच्छी हो चुकी है, यानी कि विकास हो चुका है। तो विकास जो है वो सकारात्मक वृद्धि देखता है, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। महबूब उल हक जो थे, डॉक्टर महबूब उल हक, वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे और उन्होंने ही सबसे पहले विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास में के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। विकल्पों से तात्पर्य है कि लोगों के पास कितना पैसा है, ठीक है। उनके पास जैसे पैसा है, अच्छा पैसा है, और फिर उस पैसे को वो किस जगह यूज़ करना चाहते हैं। क्या वो शॉपिंग में यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर वो कोई बिज़नेस में पैसे लगाएंगे, ठीक है, कोई बिज़नेस डालना चाहेंगे, या फिर उसी पैसे को वो दान करना चाहेंगे। यानी उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं, चाहे वो विकास की ओर हो, शिक्षा की तरफ हो, स्वास्थ्य की तरफ हो। इसी से विकास का तात्पर्य होता है कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना और उनके जीवन में सुधार लाना ही विकास की अवधारणा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ ही नहीं होता, जीवन का कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए, ठीक है। विकास में एक पॉइंट ये भी लिया गया है कि हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो पढ़ने का क्या मतलब है कि आप ऐसे ही डिग्रियां लेते चले जाएंगे? नहीं ना, आपकी लाइफ का कुछ एम है कि हमें पढ़ लिख कर कुछ बनना है। जैसे आप आर्ट सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आप PSC करना चाहते हो, MPPSC करना चाहते हो, ठीक है, या UPPSC करना चाहते हो, या आप फिर किसी SI के एग्ज़ाम को फेस करना चाहते हो, या फिर हो सकता है आप IAS की तैयारी कर रहे हो। तो आपकी लाइफ का कुछ ना कुछ एम होना चाहिए, ठीक है। समाज में प्रतियोगिता करें और अपने उद्देश्यों का पूरा करें। हम जानते हैं कि आज का टाइम कंपटीशन का टाइम है। अगर आपके अपने उद्देश्य को पूरा करना है तो आपको अपने आसपास के उन लोगों को देखना पड़ेगा जो आपसे इंटेलिजेंट हैं, आपको उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। विकास का एक और मुख्य
तत्व है संसाधनों तक पहुँच। जैसे कि आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना है तो आपको सारे रिसोर्स इकट्ठे करना पड़ेंगे, सारी बुक्स इकट्ठी करना पड़ेंगी, ठीक है। साथ में ही आपको अच्छे टीचर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी जो आपको सही गाइडेंस दे सकें, आपको सही लाइन बता सकें, ये बता सकें कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या फालतू है, ठीक है। फिर है लोगों की क्षमता। हम आपके स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो बच्चों की पढ़ने की क्षमता अधिक होती है वो बच्चे जल्दी है ना विकास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जो बच्चों की क्षमता कम होती है, जो पढ़ाई लिखाई में पीछे होते हैं, उनको विकास करने में बहुत समय लगता है। अगला है लोगों के विकल्पों में वृद्धि। अब विकल्पों से मतलब है कि आपके पास जो पैसा है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना चाहेंगे, बुक्स खरीदेंगे, कई सारे विकल्प आपके सामने हैं जिनके सहायता से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट्स के लिए दिए हैं। हम और कुछ से भी ले सकते हैं, जैसे संसाधनों तक पहुंच। अब हमें विकास करने के लिए पता करना पड़ेगा कि कहाँ पर पेट्रोलियम है और क्षमता, क्या हमारे पास उतनी कैपेसिटी है कि हम पेट्रोलियम तक पहुंच सकें, या हमारे पास इतने रिसोर्स हैं कि हम वहाँ तक जा सकें। फिर है लोगों के विकल्पों में वृद्धि। विकल्पों से तात्पर्य मैंने अभी समझा ही दिया है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मानव विकास के 4 घटक लिखिए। ये क्वेश्चन है आपका 30 शब्दों में है, तो इसका आंसर बता देती हूँ मैं। और विकास के 4 स्तंभ होते हैं। पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। चलिए अब हम देखते हैं समता। समता का आशय है कि सबको समान रूप से आगे बढ़ना, सभी संसाधनों पर और विकास के अवसरों की सभी को समान रूप से व्यवस्था होना चाहिए। लोगों को उपलब्ध अवसर, लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना सबको समान रूप से आगे बढ़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए आवश्यक है। प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यहाँ पर बालिकाओं का उदाहरण दिया है, हम एक पेट्रोलियम का उदाहरण भी दे सकते हैं कि जिस तरह से पेट्रोलियम का बहुत तेज़ी से उपयोग हो रहा है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसके लिए पेट्रोलियम नहीं बचेगा। इसलिए हमें बहुत सावधानी से और जितनी आवश्यकता है उतना ही पेट्रोलियम यूज़ करना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं उत्पादकता। यह उत्पादकता का अर्थ है कि मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है, यानी कि लोगों की क्षमताओं का निर्माण करना। उत्पादकता से तात्पर्य है कि मनुष्य को मोटिवेट करना लोगों को कि जब वो शिक्षा प्राप्त करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी वह अच्छे रहेंगे और देश की वृद्धि में काम कर पाएंगे और खुद की भी वृद्धि कर पाएंगे। जन समुदाय ही राष्ट्रों की वास्तविक धन होता है। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास, उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा, ये सभी कुछ जो है उत्पादकता में सम्मिलित किए जाते हैं। अब है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमताओं से आती है। सशक्तिकरण से मतलब है कि जो भी आप करना चाहते हो विकास के रूप में, उसके लिए आपको पूरी स्वतंत्रता होना चाहिए, किसी तरह की रोक टोक नहीं होना चाहिए। साथ में आपकी क्षमता को भी बढ़ाना चाहिए। जैसे हमने अभी चर्चा की थी कि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उसका कुछ ना कुछ एम होना चाहिए, तो वहाँ पर सशक्तिकरण की आवश्यकता भी होती है। जैसे आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपकी परिवार की तरफ से आपको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। साथ में ही आपकी खुद की पर्सनल क्षमता कि हम 4 से 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, तभी आप विकास कर पाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अब आते हैं मानव विकास के उपागम।
मानव विकास के उपागम को 4 भागों में बांटा गया है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, पेपर में आ जाता है। पहला है आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है न्यूनतम आवश्यकता उपागम और चौथा है क्षमता उपागम। सबसे पहला है आय उपागम। यह उपागम जो है वो विकास के पुराने उपागमों में से एक है। इसमें विकास को आय के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति की आय जितनी अच्छी होगी उसका जीवन स्तर भी उतना ही अच्छा होगा, वह उतने जल्दी, साथ में व्यक्ति के साथ साथ देश भी उतने जल्दी विकसित होगा। अब हम देखते हैं अगला कल्याण उपागम। यह मानव विकास को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख संसाधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय को तर्क देता है। इस उपागम में जो है वो सरकार की तरफ से लोगों को बहुत सारी नीतियों के द्वारा विकसित करने की व्यवस्था की जाती है तथा सरकार जो है वो कल्याण उपागम पे अधिक से अधिक खर्च करती है ताकि मानव विकास के स्तर में वृद्धि की जा सके। अब है आवश्यकता उपागम। आवश्यकता से तात्पर्य है कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाना चाहिए, तभी वह देश जो है वो विकास की तरफ बढ़ता है। न्यूनतम आवश्यकताओं में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने यानी कि ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है भोजन, चौथा है जलापूर्ति, पांचवा है स्वच्छता और छठवा है आवास। ये 6 चीज़ें हैं जिस देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास होंगी वह देश जो है वो विकसित देशों की श्रेणी में आएगा, वहाँ का मानव विकास सूचकांक भी अच्छा होगा। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्षमता उपागम। क्षमता उपागम से तात्पर्य है कि लोगों की, मनुष्य की स्किल्स डेवलप करना, ठीक है। और इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है, यानी कि इस अवधारणा के जो प्रतिपादक हैं वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं और इनका मानना है कि संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है, ठीक है। मतलब मनुष्य की क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं, अगर हम एग्जाम्पल लें महासागरों का, ठीक है, अगर हम ओशियंस का एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो छुपे हुए हैं। मनुष्य को अपनी क्षमताओं का विकास करके उन मिनरल्स को ढूंढ निकालना है ताकि हम आगे भी तरक्की कर सकें, विकसित हो सकें, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मानव विकास का मापन। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास जो है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर देशों का क्रमबद्ध तैयार करता है, ठीक है। जिस देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों की अच्छी पहुंच होगी उनके आधार पर एक सूची तैयार की जाती है, एक रैंक तैयार की जाती है। इसमें 0 से लेके 1 के बीच का स्कोर होता है, ठीक है। जिस देश का स्कोर जितना अच्छा होगा वह देश उतना विकसित माना जाएगा और जिस देश का स्कोर जितना कम होगा वह उतना अविकसित माना जाएगा। जैसे कि हम देखें कि 0.983 का स्कोर जो है वो अति उच्च स्तर का माना जाता है और 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर का स्कोर माना जाता है। चलिए अब आगे आते हैं। स्वास्थ्य। मानव विकास के मापन के लिए स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया है, यानी कि स्वास्थ्य जो है वो मूल्यांकन करने के लिए एक सूचक माना गया है। इसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के अवसर होने चाहिए। यहाँ पर तीर्थ लिखा गया है, ये दीर्घ है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर होता है साक्षरता। मानव विकास के मापन के लिए साक्षरता को भी एक मेजरमेंट के तौर पर सम्मिलित किया गया है। प्रौढ़ साक्षरता दर, सकल नामांकन अनुपात,
ज्ञान तक पहुँच को प्रदर्शित करते हैं और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुँच कितनी आसान तथा कठिन है। यानी कि जो देश जितना अधिक साक्षर होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसको मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से उच्च में रखा जाएगा। अब है संसाधनों तक पहुँच। जिस देश की संसाधनों तक पहुँच जितनी अच्छी होगी वह देश उतना अधिक विकसित श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मानव विकास का उस स्कोर जो है ये अति उच्च में चलिए अब हम देखते हैं मानव विकास का स्कोर, और इसमें अति उच्च वाले देशों को सम्मिलित किया गया है जिसमें 0.800 के ऊपर जो देश सम्मिलित हैं वो इस अति उच्च विकास सूचकांक के स्कोर में आते हैं। इनमें 59 कंट्रीज सम्मिलित हैं। इसके बाद उच्च को देखें तो इसमें 0.701 से 0.799 के बीच की कंट्रीज सम्मिलित हैं, जिसमें कि 53 कंट्रीज सम्मिलित हैं। उसके बाद आता है मध्यम में हम देखेंगे कि 0.550 से 0.700 के बीच की कंट्रियों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी संख्या 39 है। उसके बाद है 0.549 के नीचे वाली जो कंट्रीज़ हैं उनकी संख्या 38 है। तो ये तो हो गई देशों की संख्या, मानव विकास का स्तर और मानव विकास सूचकांक का स्कोर। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले 10 देश कौन से हैं। इनमें सबसे ऊपर है नॉर्वे के बाद कई देश हैं जैसे स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन और सिंगापुर, और 10th नंबर पर नीदरलैंड है। चलिए लास्ट में हम जरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, गुणों में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में साधारण परिवर्तन। हमने पढ़ा था कि विकास जो है उसकी विशेषता होती है कि विकास हमेशा आगे बढ़ता जाता है। विकास का मतलब होता है क्वालिटी में डेवलपमेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुणों में धनात्मक परिवर्तन। चलिए अब हम पढ़ेंगे मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, एलन सैम्पल और रेडजेल। तो हम चैप्टर के बीच में पढ़ चुके हैं कि मानव विकास की अवधारणा जो है वो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दी गई है, जो कि एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और बचा था, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? मानव विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें, ठीक है, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। तो इस तरह से मानव विकास के जो मूलभूत क्षेत्र हैं वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुँच। ये हम चैप्टर में भी बीच बीच में कई बार पढ़ चुके हैं कि जिस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुँच अच्छी होगी वह देश जो है मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से भी विकसित कहलाएगा तथा एक विकास वाला देश होगा। तो ये 3 मूलभूत क्षेत्र हैं। इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर लेंगे हम कि जिस देश की शिक्षा अच्छी होगी, जहाँ के लोग शिक्षित होंगे, वह देश मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में भी आएगा और मानव विकास वहाँ का अच्छा हुआ। जहाँ लोग की जीवन प्रत्याशा अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, वह लोग अपने आप विकास करेंगे। संसाधनों तक पहुँच, विश्व में संसाधनों की कमी नहीं है। जैसे भारत में हम सुनते हैं हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत में कई सारे मिनरल्स हैं, लेकिन हमारी अभी वहाँ तक पहुँच नहीं हुई है। जिस दिन हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो हम भी बहुत विकसित श्रेणी में आएंगे। वहीं भारत के दक्षिण में हिंद महासागर जो है, कहते भी हैं तृतीय विश्व युद्ध हिंद महासागर के संसाधनों की वजह से ही होगा। तो मे बी कि जो हिंद महासागर है वहाँ कई तरह के जो मिनरल्स हैं वो हैं, बस अभी हम उन तक पहुँच नहीं पाए हैं। जिस दिन पहुँच जाएंगे तो हम भी अच्छे विकसित देशों की श्रेणी में